वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग बताइएगा, कैसे आप लोग। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम लेके आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू से जो भी डिडक्शन काटा जाता है एज पर सेक्शन 24 के अंतर्गत है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आप लोग धारा 24 क्या है, इस धारा 24 में ओवरऑल क्या क्या आपको क्लेम मिल सकता है क्या ये, क्या इसमें दो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। इन सारी बातों को हम लोग समझने के लिए दोस्तों आज हम आपके सामने इस क्लास के साथ रूबरू हुए हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए गाइज और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बेसिक बातें समझाने के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे और एक सवाल कंप्लीट हम लोग इसके बाद वाले कंप्लीट क्वेश्चन में वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ आज आपको सिर्फ हम धारा 24 ए, धारा 24 बी के बारे में बताएंगे और ओवरऑल धारा 24 ए, धारा 24 बी का जो डिडक्शन मिलता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर भी हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं गाइज। कंप्लीट क्वेश्चन आपको पूरा ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फटाफट जुड़ जाइएगा। आइए समझते हैं हम लोग धारा 24 क्या होता है गाइज। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ध्यान रखें गाइस, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल वैल्यू ही पूछ लेता है। तो एनुअल वैल्यू अगर पूछ लेगा तो एनुअल वैल्यू तक का सारा प्रोसीजर, अब तक हम जो भी वीडियो आपको पढ़ाएं, अब तक 4 वीडियो हो चुके हैं, 4 वीडियो में मैंने आपको सारी बातें समझाया। अब इसके बाद ये हाउस प्रॉपर्टी का ये 5वां लेक्चर है, जिसमें ओवरऑल आज आपको समझाएंगे धारा 24 डिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको एज पर 26 आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 24 एज पर हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। सबसे पहले आपको जो डिडक्शन मिलेगा वह है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि करा है सम ऑफ इक्वल ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि एज पर सेक्शन 24 ए बताता है। धारा 24 ए हमें यह बताता है कि मकान के वार्षिक मूल्य में से हम लोग क्या करते हैं, मकान के वार्षिक मूल्य का 30% एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं गाइज। अब ये होता क्यों है गाइज, देखिए क्या होता है कि हाउस प्रॉपर्टी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो तमाम प्रकार, कभी कभी ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड के द्वारा तमाम प्रकार का रिपेयर का खर्चा होता है, ग्राउंड रेंट का खर्चा होता है, या फायर इंश्योरेंस का हो जाता है, या फिर कभी कभी बिल्डिंग को वाइट वॉश कराया जाता है, तो इन सब का क्लेम नहीं मिल पाता है, इन सब का क्लेम नहीं मिल पाता है। आप जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे उसमें ग्राउंड रेंट का दिया हो, रिपेयर का दिया हो, और चाहे वाइट वॉश का दिया हो, किसी प्रकार का कोई और फर्दर एक्सपेंसेस आपका दिया हो, तो उन सभी एक्सपेंसेस का क्लेम नहीं मिल पाता है। तो उन सभी प्रकार के जो एक्सपेंसेस आपका होता है, उन एक्सपेंसेस को बचने के लिए लॉ करता है, हम आपको एक डिडक्शन अलाउ कर देंगे, उसी में सारा आपका खर्चा जोड़ लीजिए आप, चाहे आपका वाइट वॉश हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे ग्राउंड रेंट हो, फायर इंश्योरेंस हो, या ओवरऑल के नॉर्मल इंश्योरेंस आपका हो। तो अगर जो भी आपका खर्चा होता है उन खर्चे का ओवरऑल एक हम मोटा मोटा हिसाब एज पर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू के रूप में आपको कटौती दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या, तो सीधा बताइएगा एनुअल वैल्यू का 30%, जो खर्चा नहीं मिल पाता था लैंडलॉर्ड को वाइट वॉश के रूप में, रिपेयर के रूप में, फायर इंश्योरेंस के रूप में, या फिर किसी प्रकार का ग्राउंड रेंट के रूप में जो पैसा नहीं मिल पाता था क्लेम आपको खर्चे का, उन खर्चे का एक प्रकार से यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत एज पर सेक्शन 24 ए के अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मकान के वार्षिक मूल्य का 30% के रूप में आपको कटौती मिलती है। ये आपको मिलना तय है। अगर कभी भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के बारे में कह रहा है, कभी भी क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो ध्यान रखिए धारा 24 आपका जो ए है वो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। 24 ए जो कि मकान के वार्षिक मूल्य का 30% लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर मान लीजिए दूसरा जो आपका क्लेम आपका यहाँ पर है वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका दो, इसको 24 बी कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस हो गया, नहीं लिखा हुआ है, तो 24 बी। अगर आपने ये डिडक्शन आप लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए करा है, ये आपको जो धारा 24 बी का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने मकान को खरीदने के लिए, यहाँ देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन या बारो इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, आप मकान खरीदने के लिए, कंट्रैक्टिंग के लिए, आप किसी प्रकार मकान को बनवाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, इस मकान खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, या पुनर्निर्माण के लिए, या फिर रिपेयर के लिए ऑफ द हाउस
प्रॉपर्टी इज अलाउबल एज रिडक्शन ऑन द एक्रूअल बेसिस। अगर आपने किसी प्रकार का कोई मकान खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, मरम्मत के लिए या पुनर्निर्माण के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस लोन का जो भी ब्याज होगा, उस लोन का जो भी ब्याज होगा वो धारा 24B के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्लेम मिलेगा। इस मीन्स अगर आपने लोन लिया है तभी जाकर अप्लीकेबल होगा 24B का। 24A ऑटोमेटिक लागू होगा ही होगा, उसके लिए किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। वो आपके एनुअल वैल्यू आया पॉजिटिव वैल्यू में, तो पॉजिटिव वैल्यू का जो भी हमारा होगा एनुअल वैल्यू, हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसमें ध्यान रखना है आपको ये है कि इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मकान सेल्फ ऑक्युपाइड का केस होगा तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मकान का एनुअल वैल्यू का 30% क्लेम नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एनुअल वैल्यू ही जो हमारा मिल आता है, तो वहां पर आपको 24A का क्लेम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिल पाता है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लेम मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन, और पर्पस क्या होना चाहिए, 4 पर्पस होना चाहिए। आपने लोन लिया है, आप अपने डॉटर का या सन का की शादी पर एक्सपेंस कर देते हैं, या फिर आपने लोन लिया है उस लोन को एजुकेशन पे खर्च किए या बिजनेस में खर्च किए या ओवरऑल किसी भी और अदर मकसद के लिए आपने लोन लिया अब खर्च कर दिया, तो वह खर्च आपको 24B अलाउ नहीं करेगा। 24B अलाउ तभी करेगा आपने लोन लिया है किस पर्पस से, ये 4 पर्पस होना चाहिए। मकान खरीदने के लिए, फॉर द पर्पस के लिए, परचेज के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिपेयर के लिए लिया, तब जाकर आपको मिलेगा क्लेम। और क्या एक्रूअल बेसिस पर अगर ड्यू हो गया तो क्लेम मिलेगा। डज नॉट मैटर आपने इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं पे किया है। ध्यान रखिए गाइज, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, लोन के अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। 24B में आपको क्लेम मिलेगा, लोन का जो ब्याज होगा वह क्लेम मिलेगा, न कि लोन का अमाउंट। लोन का जो भी ब्याज होगा वो आगे हम बताएंगे आपको कहाँ तक आपको लोन मिल सकता है, लोन का कितना इंटरेस्ट माफ होगा, 30,000 का क्या केस है, 2 लाख रुपए का क्या केस है, ये आगे आपको डिस्कस करेंगे गाइस। तो आपको समझ में आया ये इंटरेस्ट लोन 24B का कहानी क्या है। 24B की कहानी ये है कि आपने, हाँ, लोन किसी से भी ले सकते हैं। लॉ ने कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आप लोन इसी से लीजिए। आप बैंक से ले सकते हैं, दोस्त ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, अब देश से विदेश से किसी भी बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, संस्था, जहां से मर्जी आए वहां से आप लोन ले सकते हैं। वह लोन आपका ये मकसद होना चाहिए फॉर द पर्पस के लिए, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए अगर आपने आप लिया है तो आपका उसका ब्याज कटौती योग्य माना जाएगा एज पर सेक्शन 24B। गाइस, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ध्यान रखिए, आपको 24B के केस में थोड़ा सा कुछ पॉइंट को ध्यान रखना होगा गाइस। 24B के केस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी खत्म, हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से एंड हो जाएगा। जान लीजिए अगर आपने ये 24B, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर 24A तो समझ में आता है बट 24B की कहानी थोड़ा सा नहीं समझ में आता। तो आज आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो आज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। पॉइंट टू बी नोट इसमें क्या करना है, पहला, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ध्यान रखिए गाइस कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट है तो वह धारा 24B के अंतर्गत क्लेम नहीं मिलेगा। मीन्स एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया तो लोन का ब्याज, अगर उस लोन के ब्याज पर ही ब्याज लग गया, मीन्स एक प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर चक्रवृद्धि ब्याज किसी प्रकार का लग जाता है तो वह ब्याज आपका यहाँ पर कटौती योग्य नहीं है। मीन्स जो आपका मूल होगा उस मूल का जो भी करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वह हमारा इंटरेस्ट कटौती योग्य माना जाएगा। और ध्यान रखिए ये एक्रूअल बेसिस पे, मैंने उसके पहले भी समझा दिया कि एक्रूअल बेसिस पे होता है। अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो भी आपका कटौती योग्य धारा 24B के अंतर्गत, चाहे आपने पे किया हो चाहे आपका पेबल हो, अभी आपने पे किया है चाहे पेबल हो, तो ऐसी दिशा में इसका क्लेम आपको मिल जाएगा। ये हो गया पहली बातें। दूसरी बातें थोड़ा समझ में, आप समझ लीजिए। आप इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन रेज करा है, अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और फ्रेश लोन, तो जो भी आपका लोन चल रहा है उस लोन को पेमेंट करने के लिए आपने दूसरा लोन लिया है, मेरेली टू रीपे द ओरिजिनल लोन। कि इसका मतलब कि आपने, आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा था, आपने किसी बैंक से लोन लिया था, उस हो सकता है उस बैंक का ब्याज ज़्यादा हो, तो उसको पे करने के लिए आपने किसी दूसरे पर्टिकुलर बैंक से, संस्था से, दोस्त से, मित्र से, रिलेटिव से अगर आपने लोन लिया है, ओरिजिनल लोन पे आपने टेकन फॉर द एबव पर्पस,
अलाउबल एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई लोन लिया है, उस लोन का ब्याज ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम दूसरा लोन लेकर पहले वाले लोन को पेमेंट कर दे, तो ऐसी दशा में जो दूसरा वाला लोन होगा उसका भी ब्याज आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत मीन्स 24B के अंतर्गत आपको यहाँ पर अलाउबल होगा, मीन्स कटौती आपको यहाँ पर मिलनी। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, वेरी गुड। एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड रेजिंग द लोन इज नॉट डिडक्टेबल। गाइस, क्या इसका मतलब आप लोन ले रहे हो घर बनवाने के लिए, मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन या फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, तो आप कोई चोरी कर नहीं रहे हो, तो डाका वाला काम तो है नहीं, आप बैंक से लोन ले रहे हो, इलीगल तो कोई काम है नहीं, तो क्यों ब्रोकरेज, क्यों कमीशन? अगर इन केस अगर आप ब्रोकरेज कमीशन देते हैं फॉर सच लोन को रिसीव करने में, रेज करने में, तो ध्यान रखिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन होगा तो इस ब्रोकरेज या कमीशन का कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलने वाला है गाइज। चार बातें, चारों को माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह सेट कर लीजिए। मीन्स पुराने लोन को चुकता करने के लिए नया लोन ले लिया तो नए वाले लोन का भी ब्याज कटौती योग्य है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। दूसरा आपने क्या बताया कि किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज या कमीशन आप देते लोन को रेज करने में तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर समझ में आ गया। किसी प्रकार के लोन पे ब्याज मीन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज का क्लेम नहीं मिलेगा। सबसे अंतिम जो आपको पॉइंट है ये आपको बहुत ध्यान से समझ कह रहा है कि इंटरेस्ट पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लोन फॉर एक्विजिशन, कि आपने इंटरेस्ट पेबल किया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोन एक्विजिशन मतलब प्राप्त किया है, और कंट्रैक्शन कि आपने इसको कंट्रैक्शन किया है फॉर द हाउस प्रॉपर्टी जो भी आपकी मकान संपत्ति है, आपने उसको एक्विजिशन किया, प्राप्त किया है या फिर आपने बनवाया है और उसका आपने इंटरेस्ट पे किया है फॉर द प्रायर पीरियड। दोस्तों प्रायर पीरियड का मतलब होता है कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2000 और 22, इसके ठीक पहले वाला जो भी हमारा होगा वो हमारा कहलाता है प्रायर कहलाता है। मीन्स अगर हम बात करें तो 2020 और 21 इसके पहले का आपका 19-20 होगा, ये सब जो हमारा होता है वो प्रायर कहलाता है गाइस, ठीक है। प्रायर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के पहले का। फॉर द प्रायर पीरियड टू द प्रीवियस ईयर इन सच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर, कि आपने अगर आपने जो लोन लिया है उसका जो भी ब्याज आपने पे किया है प्राप्त करने में या बनवाने में प्रायर प्रीवियस ईयर के पहले, मीन्स प्रीवियस ईयर से पहले अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए, तो ऐसी दिशा में क्या करा है, हैज बीन एक्वायर, आपने खरीदा या कंट्रैक्ट किया, शैल बी डिडक्टेड, उसका जो ब्याज होगा वो डिडक्टेबल होगा। करा ध्यान रखिए 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, गाइस मैंने इसको रेड कर दिया इसलिए इसको आपको ध्यान समझना है कि जो भी आपका ब्याज होगा उस ब्याज को हम लोग ऐड करेंगे, जितने भी हमारा वर्ष का होगा, जितने भी ईयर का होगा, उसको हम लोग 5 किस्त बनाएंगे, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। गाइज यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा आप, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मीन्स जब से आपने लोन लिया है उस डेट से स्टार्ट होगा, इन विच वाज द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड, जब तक आपका मकान कंप्लीट हो जाए। एक बात आपको और ध्यान समझना है, ध्यान रखिए जिस साल मतलब जिस वर्ष आपका मकान कंप्लीट हो रहा है, जिस वर्ष आपका मकान कंप्लीट हो रहा है उस साल प्री प्रायर कर लीजिएगा या प्री प्रायर, ठीक है गाइज। अगर हम लोग बात करें तो प्री प्रायर पीरियड ये कैलकुलेट नहीं होगा, आपको बस इसमें ध्यान रखना 24B में स्पेशली करंट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रायर प्रीवियस ईयर के केस में ये देखना है कि जब आपने लोन लिया है मीन्स कमेंसमेंट ऑफ द डेट, लोन लेने का डेट और मकान कंप्लीट होने का डेट, दो बात ध्यान रखिएगा। जिस साल जिस वर्ष आपका मकान बन के तैयार होता है उस साल प्री प्रायर पीरियड का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा सर ये बात सच नहीं रहा, कम समझ में आ रहा, बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका मकान कंप्लीट हो रहा है जिस साल, मतलब अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपका मई 2021 में मकान बन रहा है, मई 2021 में बन रहा है, तो रियल में अगर गाइस बात करें तो ये मई 2021 जो है वो 21 और 22 में आएगा, तो 21 और 22 का आपको यहाँ पर प्रायर प्रीवियस ईयर का ब्याज कैलकुलेट नहीं करना है। जिस साल आपका मकान बनकर रेडी हो रहा है उसके ठीक पहले 31 मार्च का डेट जो भी आपका कंप्लीट हो रहा है उस डेट के पहले हम लोग प्रायर प्रीवियस को कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी सी बात इसमें और ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर मकान कंप्लीट होने से पहले आपने क्या किया, लोन को रीपेमेंट कर दिया। हो सकता है कि आपका मई 2021 में आपका मकान कंप्लीट हुआ लेकिन उसके पहले आपने लोन पे कर दिया।
अच्छा सीधी सी बात गाइज, आप मुझे बताइए, जब लोन आप पेमेंट कर दोगे तो क्या उसका ब्याज आपका डिडक्टेबल है? क्या उसका ब्याज, क्या उसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल है? तो आप कहोगे नहीं। जब आपने लोन दे ही दिया तो उसका ब्याज कहाँ रहेगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विच इवर इज अर्लियर, मीन्स मकान कंप्लीट होने का डेट या फिर लोन रीपेमेंट का डेट, विच इवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा वहां तक आपका ब्याज कैलकुलेट करेंगे। और ब्याज जितना भी आपका आएगा, मान लो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपका आ रहा है, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आएगा उसका 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। और एक एनुअल इंस्टॉलमेंट इस प्रीवियस ईयर के साथ हमारा क्या होगा, एज पर सेक्शन 24B के अंतर्गत कटौती आ गई। सर समझ में आया? मैं समझ सकता हूँ ये बातें थोड़ी, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था आपको गाइस इसमें। अगर आपने ये कहानी समझ लिया 24B का, तो जान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का केस। ये सारी बातें जो आपको समझाया मैंने 4 पॉइंट में, सबसे जो मेन पॉइंट है वो चौथा आपका है। इसको समझने के लिए गाइस एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, तब हो सकता है आपको ये बातें समझ आएगी। चलिए थोड़ा समझते हैं गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये जो मैं चौथा पॉइंट है, उस चौथे पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का सहारा लिया है। क्वेश्चन क्या करा आपसे, मिस्टर ए टुक अ लोन ऑन 1 अप्रैल 2018। मिस्टर ए ने क्या किया, एक लोन टेक किया है ऑफ ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम ए बैंक। आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का लोन 10% के 1 अप्रैल 2018 को लोन लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस फ्रॉम ए बैंक एंड द हाउस इज कंप्लीटेड। मकान जो इनका भाई साहब मिस्टर ई का है वो घर कब बना है, 31 जुलाई 2020 को। कैलकुलेट डिडक्शन एज पर सेक्शन 4B। आज हम केवल 24B को समझने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चन हम बाद में समझाएंगे, केवल 24B अगर आप समझ गए हैं तो बाकी आपको रखना है, बस सेट करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मकान जब आपने लिया है मकान बनवाने के लिए, तो लोन लेने का डेट मीन्स कमेंसमेंट ऑफ द लोन रेज। तो ध्यान रखिए, आप अगर हम बात करें तो यहाँ से पहला साल जो कंप्लीट, आप देखिए, ये देखिए, ये आपका पहला साल कंप्लीट मीन्स यहाँ पर अगर 1 अप्रैल गाइज, ये क्या है, 1 अप्रैल 2018 से आपने। अच्छा इसका क्लोजिंग डेट क्या आएगा, आप कहोगे सर 31 मार्च 2019। क्यों गाइज, यही आएगा ना, 31 मार्च 2019। ओके। अच्छा ये देखिए गाइज, अभी आपका मकान देखिए कंप्लीट कब हुआ है, 31 जुलाई को। 31 जुलाई कंप्लीट हुआ है, तो क्या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाया? बताइए, क्या आपने हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमाया? आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर हाउस प्रॉपर्टी से अभी इनकम कैसे कमाएंगे, जब तक हमारा मकान कंप्लीट नहीं होगा उससे उसको हम लोग लेट आउट नहीं करेंगे। लेट आउट करने के बाद हमें किराया प्राप्त होता है, तो हमने यहाँ पर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम प्राप्त नहीं किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 लाख का ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, 5 लाख का अगर 10% निकालते हैं, 5 लाख का 10%, तो यहाँ आपका जो ब्याज आया तो, आपका आया 50,000। मीन्स 2018 और 19 का ब्याज आपका है 50,000। ओके, अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। फिर ये आपका यहाँ से फिर आपका डेट आ गया। इसका डेट क्या होगा, इसका मतलब ये स्टार्ट कब से रहा होगा, 1 अप्रैल 2019 से। अब इसका क्या आएगा सर, 31 मार्च 2020 आएगा गाइस। यहाँ भी आपने, क्योंकि आपका मकान बना कब है, 31 जुलाई 2020 गाइज, यहाँ 31 मार्च 2020 है, तो ये जो 31 जुलाई है इसके बाद वाले में जाएगा, इसके बाद वाले में जाएगा। तो यहाँ भी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, तो यहाँ भी आपका लोन का क्या हो गया, ब्याज 50,000 रुपया हो गया। अब ये मत देखिए गाइज, ये स्टूडेंट ये मत देखिए कि सर आपने लोन का ब्याज दिया कि नहीं दिया, डज नॉट मैटर। लोन का ब्याज आपने दिया है कि नहीं दिया, इसके कोई मतलब नहीं। अगर वो ड्यू हो गया है, टेबल है, तो आपका वो कटौती योग्य है एज पर सेक्शन 4B के अंतर्गत। अब देखिए जो ध्यान समझिएगा, यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ अगर अगला इसका डेट देखेंगे तो आप कहोगे सर 31 मार्च 2021 आएगा, लेकिन इसके पहले यहीं पर ही इसका मान लीजिए ये डेट आपका 31 जुलाई 2020 को ये मकान बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ से मकान बनकर रेडी हो जाएगा, तब अब जाकर यहाँ से आप लेट आउट करोगे। लेट आउट करोगे तो आप इनकम कमाओगे, बिल्कुल इस साल इनकम आप कमाओगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर 2021-22 हो गया, 2021 और सॉरी 20 और 21, 2020 और 21 हमारा प्रीवियस। इस साल आप इनकम कोई ना कोई जनरेट करोगे। आप कहोगे सर ये तो कम हो सकता है, कम ही महीने का हो, तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप 2 महीने कमाएं चाहे 12 महीने कमाएं, 10 महीने कमाएं, 7 महीने कमाएं, है तो कमाई हो रहा है, बस कमाई से मतलब।
तो अब आपको यहाँ पर जो क्लेम की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डिडक्शन की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो डिडक्शन की मैं बात करूँ 24B के अंतर्गत, देखिए एक तो हमारा ये हो गया करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर हमारा जो, चूंकि अभी लोन चल रहा है, अभी लोन का पेमेंट हुआ नहीं, लोन हमारा चल रहा है, बस हाउस हमारा जो मकान था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ब्याज आपका जाएगा 5 लाख का 10% अगर निकालेंगे गाइस, 5 लाख का 10% तो गाइस जाएगा 50। अब इनकम टैक्स ने आपको करंट प्रीवियस ईयर 50,000 का क्लेम तो दे दिया है, लेकिन एसएससी कह रहा है, एसएससी कह रहा है कि हमें 50,000 तो क्लेम तो मिल गया, लेकिन हमें ये जो 2018-19 और 2019-20 का ब्याज है, देखिए गाइस, इसके पहले मैंने यही समझाया था आपको, यही हमने समझा 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट और कमेंशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच वाज हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर। जिस साल मकान, इस साल मकान हमारा क्या हो रहा है, बन जा रहा है, 31 जुलाई 2020 को हमारा मकान बन जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा प्रायर का, करंट ईयर का ब्याज कैलकुलेट होगा गाइज। करंट ईयर का ब्याज इसलिए कैलकुलेट होगा क्योंकि यहाँ पर अभी आपने लोन पेमेंट नहीं किया है। इन केस अगर आप लोन पेमेंट कर देते हो प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर के करंट ईयर का ब्याज जाएगा नहीं। अगर होल अमाउंट आप पे कर देते हो तो जाएगा नहीं। आप अगर पे करोगे तो 2.5 लाख का फिर 10% 25,000 आपका आ जाएगा। ऐसा भी केस आपको मिलेगा गाइज। इसलिए लोन अभी तक हमारा क्या है, स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हमारा करंट ईयर का जाएगा। अब एसएससी को इस बात का मलाल है कि हमें 2018-19 19-20 का ब्याज नहीं मिल पाया। ये बात जैसे इनकम टैक्स डिपार्ट को जानकारी मिली कि भाई एसएससी तो एक प्रकार से बात सही कर रहा है, उसको किसी प्रकार का यहाँ 2 साल का ब्याज उसको नहीं मिल पाया। अब पूरा 50,000 ये ओवरऑल लॉ कहता है कि आप दोनों साल के सबसे पहले ब्याज को ऐड कर दीजिए। मीन्स 2000 ये 18-19 का 50,000 और 2019-20 का 50,000 ये ला कहता है कोई बात नहीं, आप जोड़ दीजिए, हम आपको देंगे, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। आप इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद ये मैं बार बार आपको यहाँ इंडिकेट क्यों कर रहा है गाइस, यही कह रहा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है गाइस, तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 से जब भाग करेंगे 1 लाख में, तो आपका ब्याज आएगा कितना, 20। अब यहाँ पर क्लेम कैसे देंगे, ये हो जाएगा प्रायर प्रीवियस ईयर। प्रायर प्रीवियस ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना, 20। ओवरऑल जो आपको क्लेम मिलेगा इस 24B के अंतर्गत, 24B के अंतर्गत इस क्लेम मिलेगा कुल मिलाकर 70,000 रुपये का क्लेम। क्या ये बातें आपको समझ में आई गाइज? क्या ये बातें आपको समझ में आई? अगर आई हो तो बताइएगा गाइज, कमेंट करिए, बताइएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको भी बिल्कुल पुटअप करके बताइएगा गाइज। मेरा सिर्फ यहाँ समझाने का ये मतलब था, करंट ईयर में अगर मकान आपका बन जा रहा है तो उस साल का प्रायर के केस में नहीं जाएगा, प्रायर के केस में नहीं जाएगा। प्रायर जिस साल मकान बन के तैयार रहा उसके ठीक पहले वर्ष तक प्रायर आपका जाता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर करंट ईयर का आपने क्यों दिया? करंट ईयर का मैंने ब्याज इसलिए दिया गाइस क्योंकि करंट ईयर में लोन हमारा अभी तक आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया गया है, इसलिए उसका ब्याज हो गया। अगर ये पे हो गया होता तो करंट ईयर का नहीं जाता, तो सिर्फ और सिर्फ प्रायर प्रीवियस ईयर का जाता। कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेंगे, करंट ईयर का ब्याज न मिलकर सिर्फ प्रायर का मिलेगा, तो प्रायर का आप दे दीजिएगा 24B के अंतर्गत। बात आपको गाइस समझ में आ रहा है? आगे आपको समझाएंगे 30,000 और 2 लाख का केस। गाइस उसके लिए बिल्कुल मत घबराइएगा, 2 लाख का कहाँ क्लेम मिल सकता है। हाँ, इसकी भी एक लिमिट है सर, लोन का ब्याज जो आपका है कहाँ तक मिल सकता है। तो गाइस आपको बताएंगे 30,000 का केस क्या है, 2 लाख का केस क्या है, ये आपको आगे बात की बात में बताएंगे। क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई? तो बताइएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ और समझते, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब एक यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट दे दिया गया है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे गाइस। कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए। ग्रास एनुअल वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ग्रास एनुअल वैल्यू। और ग्रास एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस होगा जब वो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होगा। करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ अगर वो प्रायर प्रीवियस ईयर का पिछले कई सालों का ब्याज अगर एक साथ दिया तो पिछले कई साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ हम लोग माइनस करते हैं, चाहे वो डेटा निगेटिव आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पिछले चौथे पार्ट में मैंने बताया था अनरिलाइज रेंट के बारे में। अनरिलाइज रेंट अगर होता है तो हम लोग इसे माइनस करते हैं रूल्स फोर सेटिस्फाई करने पर। यहाँ पर रूल जो हमारा है, रूल जो है वो फोर सेटिस्फाई करने पर अनरिलाइज रेंट को हम लोग माइनस करते हैं। मीन्स ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद लेके आएंगे यहाँ पर, इसमें से ये अमाउंट हम लोग कट करेंगे, लेस है माइनस करेंगे। ये जो हमारा वैल्यू फाइंड आउट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य या नेट एनुअल वैल्यू बोलेंगे। और नेट एनुअल वैल्यू में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन आपको देना है वो धारा 24 के अंतर्गत। 24 में आपको दो डिडक्शन मिलेगा, एक ए और एक बी। गाइस ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर सिर्फ 24 ए ही लगेगा, बी नहीं लग पाता है। बी आपको तभी मिलेगा जब इस प्रकार का कोई लोन उनका चक्कर दिया हो। तो लोन क्या हो, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिपेयर के लिए अगर आपका लोन रहेगा तभी जाकर उसका ब्याज कटौती योग्य रहेगा। तो यहाँ पर ये और ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आए यहाँ पर माइनस करेंगे एनुअल वैल्यू में से। ये जो फाइंड आउट होगा यही हमारा रियल में क्या कहलाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। गाइस ये डेटा आपका प्लस में भी हो सकता है, ये डेटा आपका माइनस में हो सकता है। तो गाइस घबराने वाली बात नहीं, माइनस मतलब यहाँ पर नील हो जाएगा गाइस। या अभी आपको केस आगे समझाएंगे, लेट आउट में और सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलग अलग अमाउंट आ सकता है। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा जिससे हम लोग ओवरऑल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट। एक छोटा सवाल थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपको धारा 24 बी का कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए। लीजिए स्क्रीन पर आपके सवाल आ गया है। क्वेश्चन क्या करा, मिस्टर एक्स टुक ए लोन ऑफ ₹45,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑन 1 जून 2015 को। मिस्टर एक्स ने क्या किया है, 15 जून 2000 सॉरी मिस्टर एक्स ने क्या किया, 1 जून 2015 को 45,000 रुपये का लोन 15% की दर से मकान कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20 जनवरी 2021। मकान इनका भाई साहब का कब बना है, 20 जनवरी 2021। अब गाइस मुझे सबसे पहले ये डेट बताइएगा, ये डेट 20 जनवरी 2021 किस में आएगा, क्या ये 21-22 में आएगा कि 20-21 में आएगा? गाइस बताइएगा, सबसे पहले आप ये बताइएगा 20 जनवरी 2021 किस में आएगा। गाइस अगर हम बात करें ये जो 20 जनवरी है कब 2021, ये रियल में देखा जाए तो 2020 और 21 में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 31 मार्च को क्लोज होगा। तो जिस साल मकान बनेगा उस साल का ब्याज तो जाएगा नहीं। इसका मतलब सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, 2020 और 21 का ब्याज प्रायर के केस में नहीं जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल भूलिएगा मत, प्रायर के केस में नहीं जाएगा बट करेंट ईयर में जाएगा। फिर क्या करा है, द डेट ऑफ लोन रीपेमेंट। देखिए गाइस यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि विच एवर इज अर्लियर, मकान कंप्लीट होने का डेट या लोन पेमेंट होने का डेट। 30 सितंबर 2018 को पेमेंट कर दिया। जो लोन लिया था 45 या 15% दर से, उस लोन को 30 सितंबर 2018 तक पेमेंट कर दिया। तो आपको करा कंप्यूट द रिडक्शन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और साथ साथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको निकालना, मीन्स मंथ भी आपको कैलकुलेट करना है और साथ साथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकालना है। अब अगर गाइस हम लोग बात करेंगे 2020-21 का करेंट ईयर का इंटरेस्ट, तो करेंट ईयर इंटरेस्ट जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 30 सितंबर 2018 को ही पेमेंट हो गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो लोन लेने का डेट कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या 1 जून है, तो भाई 1 जून मतलब ये एक चलो कोई, चलिए अब ये करा है 1 जून, 1 जून मतलब 1 से कब लिया है 15। तो यहाँ से आपका समझ लो मीटर का बिल गिरना स्टार्ट हो गया। अब आप लोन जब 1 जून को लिए तो ब्याज भी 1 जून से कैलकुलेट होगा। ओके, तो अगर हम लोग गाइस बात करें तो 2015 और 16 का ब्याज जाएगा, बहुत अच्छा। फिर 2016 और 17 का ब्याज जाएगा, बहुत अच्छा। 2017 और 18 का ब्याज जाएगा और 2018 और 19 में जाएगा ब्याज। लेकिन ध्यान रखिए ये, अब बताइए मुझे गाइस, ये जो 30 सितंबर, पहले आप शुरू से लेते हैं। अब मुझे बताइए ये 2015-16 का डेट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 31 मार्च 2016 कंप्लीट होगा।
लोन आपने कब से लिया है? 1 जून से। 1 जून से 1 जून से थोड़ा 31 मार्च तक जोड़िए। तो अगर हम बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3, 6, 3, 9, 1, 10 का मतलब यहाँ पे आपका हो रहा है 10 मंथ हो रहा है गाइज। हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब ध्यान रखिए, हमेशा आप 1 अप्रैल से कैलकुलेट मत करिएगा। हाँ, अगर यहाँ लोन अगर 1 अप्रैल से लिया होता तो हम लोग लोन 1 अप्रैल से यहाँ पे काउंट करते हैं। लोन जिस भी तारीख से आपने लिया, जरूर 1 तारीख, 15 तारीख भी हो सकता है, 20 तारीख हो सकता है, नंबर ऑफ डेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आपने लोन लिया वहाँ से ब्याज कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। 2015-16 में 10 महीने का हो गया, 2016-17 में चूंकि ये पूरा पूरा मुकम्मल 1 महीना सॉरी 1 साल हो रहा है, तो यहाँ का पूरा पूरा 12 महीने लीजिए, मतलब 1 साल। 2017-18 मतलब 31 मार्च 2018, ये भी हमारा पूरा पूरा 12 महीने हो रहा है, बहुत अच्छा। अब देखिए गाइस 2018-19 की बात करें, 31 मार्च 2019 आएगा, और उसके पहले ही हमारा सितंबर में, इसके पहले ही हमारा सितंबर में ले लिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर तक ही जाएंगे, सितंबर तक ही हम लोग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सितंबर तक ही कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि सितंबर में ही पेमेंट हो गया, तो इसलिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया टोटल हमारा। अब टोटल हम ब्याज निकाल देंगे। ओवरऑल अगर हम जोड़े तो 12 12 24 36 10 40 महीना आपका का मतलब मंथ अगर हम बात करें गाइस तो 40 महीना हमारा आ गया टोटल। अब देखो ब्याज निकालने का सिंपल तरीका, देखो क्या करोगे आप, सीधा 45,000 है, 45,000 का ब्याज का परसेंटेज देख लीजिएगा, 15 बजाय 15/100, और हमें निकालना 40 महीने का निकालना, तो 40/15 कर दीजिएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे गाइस। हाँ, एक तरीका मैं आपको और बता दूं सिंपल, आप चाहें तो हर साल का अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको 2015-16 कैलकुलेट करेंगे, 10 महीने का ब्याज यहाँ निकाल दीजिए, फिर यहाँ पूरा 1 साल का निकाल दीजिए, यहाँ भी 1 साल का निकाल दीजिए, यहाँ भी आपका 6 महीने निकाल दीजिए, फिर सबको जोड़ेंगे। एक तरीका ये भी आप निकाल के सबको जोड़ के 5 किस्त बनाइए, या ओवरऑल सब मंथ को निकाल के काउंट कर लीजिए, ओवरऑल 40 मंथ हो गया तो 40/12। अगर गाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 से कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा इस, काटिए, काट दिए, भारत देख लीजिए मैंने सही कट किया है क्या? मैंने 3, बहुत अच्छा। ये हो गया 22,500, ये हो गया टोटल ब्याज हो गया गाइस, ये ओवरऑल 4 सालों में ये ब्याज हमारा हो गया। अब लॉ कहता है इस 22,500 का 5 किस्त बना दीजिए। 5 किस्त अगर एक किस्त सॉल्व करेंगे गाइस तो आएगा 4500 रुपया आपका प्री प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमारा निकलेगा। 45,000 सॉरी 4500, 4,500 रुपया हमारा 24B के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन प्रायर प्रीवियस ईयर का क्लेम आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मान लीजिए ठीक है 24B का हमें क्लेम समझ में आ गया, तो आप करंट ईयर का क्यों नहीं निकाल रहे? करंट ईयर का क्यों ना आपने, करंट ईयर में गाइड इसलिए नहीं गया क्योंकि आपने क्या किया, 2020-21 की पहले आपने लोन जब चुकता कर दिया। आप मुझे बताइए, किसी का आपने लोन लिया है, अगर ड्यू डेट से पहले अगर आपने लोन पेमेंट कर दिया है तो क्या आप 2020-21 तक उसका ब्याज देते रहोगे? जी सर, ये कौन सा हो सकता है? तो ब्याज खत्म, इसलिए करंट ईयर जाएगा नहीं। अब प्रायर प्रीवियस ईयर का यहाँ जाएगा, प्रायर प्रीवियस ईयर का ब्याज जाएगा 4,500, जो कि 24B के अंतर्गत आपको मिलेगा, 24B के अंतर्गत क्लेम। क्या गाइज आपको ये समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो गाइज प्लीज़ इसको लाइक करिए, इससे बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है गाइज, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगा हो तो उम्मीद करेंगे आपको बेहतर बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो, अगर आपको 24B अभी भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बेहतरीन क्वेश्चन का नमूना लाएंगे और भी आपको कंप्लीट पैकेज के साथ, और ओवरऑल हम आपको समझाएंगे कि 30,000 और 2 लाख का जो लोन का इंटरेस्ट है वो किस केस में आपको अप्लीकेबल होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, तब तक आप सभी को थैंक यू गाइज।